आखिर जो नेपाल में हो रहा है वो संयोग है या प्रयोग। नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। नेपाल से जिस तरह की भयानक तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं। एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत को भी ये काफी चिंतित करती हैं। वहां पर जिस तरह की खौफनाक तस्वीरें आती हैं, जिस तरह से जेनजी यानी कि यंगस्टर्स की वहां पे हत्याएं हुई हैं और जो भी पुलिस के द्वारा या जो आर्मी के द्वारा जो वहां पे गोलियां चलाई गई हैं, वो काफी चिंता में डालने वाली है। तो आखिर नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक से हुआ या काफी पहले से ये चल रहा था। तो अगर आप कुछ साल पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि नेपाल में जो है करप्शन के दलदल में दिन प्रतिदिन धंसते जा रहा था। वहां पे करप्शन इतनी ऊंची लेवल पर पहुंच गई थी कि जो वहां की जनरल पब्लिक थी वो त्राहिमाम कर रही थी। एक छोटे से देश जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ है, वहां पे 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है और वहां पे जो घोटाला करने वाले होते हैं, जो सरकारी तंत्र में होते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। वो देश जो गरीबी से जूझ रहा होता है, जब वहां पे लोकतंत्र आता है तो जो वहां की जनता है उसको लगता है कि अब खुशहाली आएगी और देश जो है नए मुकाम को छुएगा। पर वहां पे जो स्थिति थी दिन प्रतिदिन बदतर होती जाती है। आप देखेंगे जो नेपाल के कितने भी लोग हैं कि भारत में काम करते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको गल्फ कंट्रीज में मिलेंगे। दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहां पे नेपाल के लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो जो वहां के जो लोकल नेपाल के लोग थे, वो नेपाली लोग भी चाहते थे कि उनके लिए वहां पे जॉब क्रिएट हो, जॉब वो अपने घरों में करें और जॉब के लिए उन्हें देश से निकल के बाहर विदेश में ना जाना पड़े और नारकीय जीवन ना व्यतीत करनी पड़े। उनकी आकांक्षा बस यही थी वहां के पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनसे, बट शायद उनको ये भी पूर्ति ना कर पाए। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे गरीबी काफी ज्यादा थी। वहां पे गरीबी और अमीर लोगों में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। अमीर लोग अमीर हैं और गरीब जो है वो काफी गरीब हैं। वहां की जो वर्तमान सरकार है केपी शर्मा ओली, उनसे भी जो वहां के लोग थे काफी ज्यादा त्रस्त थे। उन्हें लगा कि केपी शर्मा ओली आएंगे तो सरकार वहां की जो जनता है उसके लिए कुछ करेंगे। लेकिन केपी शर्मा ओली थे कम्युनिस्ट और उनकी झुकाव जो थी वो चाइना की तरफ थे। वो चाइना की तरफ झुके हुए थे और चाइना की पॉलिसीज जो वहां से इंस्ट्रक्शन आते थे उस तरह को मानते थे। और जब से केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री बने थे तब से जो भारत और नेपाल के रिश्ते हैं वो भी काफी अच्छे नहीं चल रहे थे और खटास उसमें थी। तो जो वहां की जनता थी वो देख रही थी जो केपी शर्मा ओली है वो चाइना के बताए हुए रास्ते पे, चाइना का जो प्रोपेगेंडा है उसी पे चल रहे हैं। और जो वहां के लोग थे उनको यही पता था कि किस तरह से चाइना ने डेब्ट ट्रैप होता है, जिस तरह श्रीलंका को उन्होंने उसको फंसाया था कर्ज के जाल में, जिस तरह से मालदीव फंसा था। आप बांग्लादेश की हाल तो देख ही रहे थे कि वहां भी क्या हुआ था। तो वहां पे जो वहां की जनता थी काफी उनसे दुखी थी और वो एक चेंज चाहती थी। तो चेंज के लिए आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठाया उन्होंने? राजनेता है, उनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में अच्छी जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी उच्च वर्ग की लोगों की तरह है। वो काफी संपन्न है, काफी अमीर है। तो वहां के जो जेन जनरेशन के लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया जो है उनके बच्चे किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, उनके पास कितने ज्यादा संसाधन है और उनकी वहां के जो नेताओं के जो बच्चे थे जो बाहर देशों में पढ़ रहे हैं उनके फीस जो है करोड़ों लाखों करोड़ों में जा रहे हैं। जहां एक तरफ जनता गरीबी से त्रस्त है, वहीं वहां के जो नेता हैं उनके बच्चे जो हैं विदेशों में जाके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा जीवन शैली अपना रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो काफी एफ्लुएंट क्लास में आते हैं और काफी अमीर हैं और उनकी जीवन शैली है जो है वो काफी अच्छी है। तो जो वहां के जो बच्चे हैं, जो वहां के जो जेन जी है, उसने जब इनकी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे देखा, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी की भी लाइफस्टाइल को आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, आप स्नैपचैट पे जाइए, ये विभिन्न प्रकार की जो सोशल मीडिया एप्स हैं वहां पे जाके आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं। तो वहां की जो जेन जी है जो कि टेक सेवी है, जिसको पता है कि आखिर इंटरनेट क्या होता है और सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया पे जाके किसी के बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो जब वहां के जेन जी जो है, जेन जी उन लोगों को कहा जाता है जो 13 साल से लेकर 28 साल के जो लोग हैं उनको जेन जी कहा जा सकता है। एक जनरेशन होता है जिसको एक कैटेगराइज किया जाता है। तो जेन जी का मतलब वो हुआ कि जो वो बच्चे उन्होंने जब आंख खोला तो उनके हाथ में लैपटॉप था, उनके हाथ में स्मार्टफोन्स थे, उनके पास
सोशल मीडिया था, उनके पास इंटरनेट था। तो इस तरह की जनरेशन थी, उसके पास सारे संसाधन थे, उस जो दुनिया थी उनकी एक मुट्ठी में थी, एक क्लिक में, जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए विदेश विदेश और जिस चीज के लिए, तो उनको सिर्फ एक क्लिक दूरी पे है, तो उन्हें ये सारी चीजें पता थी। तो जो ये जेन जी है, इन्होंने एक वहां पे कैंपेन चलाया नेपो किड्स। नेपो किड्स यानी कि जो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को लेकर जो बातें होती है उसके विरोध में एक कैंपेन चलाया। और जो वहां के लोग थे, जो वहां के नेता हैं, उनको उनकी जो काला चिट्ठा है उसको उजागर करना शुरू किया। उसके बाद से जो वहां की सरकार थी उसको काफी असहजता महसूस हुई। असहजता जो महसूस हुई तो वहां की जो केपी शर्मा ओली जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉ लेके आया, जिसके तहत वो लॉ में ये था कि जो भी यहाँ पे जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका ट्विटर यानी कि एक्स हो गया, तो इन सब प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने कहा कि आप जो है अपना ऑफिस नेपाल में खोलिए, क्योंकि अगर आप लोगों से कांटेक्ट करना हो तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाए, और जो कंटेंट जो पूरे नेपाल में जो फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं, उसको हम टैकल कर पाए। तो इन्होंने एक नोटिस भेजा इन सारे लगभग 28 सोशल मीडिया एप्स हैं उनके पास, और उनसे कहा कि आप 7 दिन में जवाब दीजिए। लेकिन किसी भी सोशल मीडिया ऐप ने, नेपाल की जो सरकार थी उसको जवाब नहीं दिया। सिर्फ टिकटॉक जो कि चाइना का है उसने जवाब दिया, और उन्होंने उस शर्त को मानने के लिए मान गए। पर बाकी के जितने भी एप्स हैं, जैसे ये फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, आपका इंस्टा हो गया, इन लोगों ने नहीं बात मानी, क्योंकि अगर नेपाल में वो ऑफिस खोलते हैं, एक छोटा सा देश है, तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी और जो लोग वहां के बता रहे हैं, जो जेएनजी बता रही है, ये बता रही है कि सरकार जो है सिर्फ एक बहाना ढूंढ रही थी किस तरह से जो वहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको सेंसर किया जाए। तो जैसे ही ओली सरकार ने जैसे ही व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे 28 एप्स पे बैन लगाया, टिकटॉक को छोड़ के वहां पे बैन कर दी, तो जो जेएनजी थे, जिन्होंने अपने लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था कि उनके जीवन से जो तरह के सोशल मीडिया एप्स को, इंटरनेट को खत्म कर दिया जाएगा, जो अभी इंटरटेनमेंट के जो भी संसाधन है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, आपका ट्विटर हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, उसको उनसे छीन लिया जाएगा। उनके जो हाथ में हथियार था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का, उनसे छीन लिया गया था। उसके बाद नेपाल में एक एनजीओ है, हामी नेपाल, मतलब कि मेरा नेपाल अपना नेपाल। तो उन्होंने एक एनजीओ है जो कि सोशल वर्क करती थी, कोरोना टाइम में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, और नेपाल में जितने भी करप्शन हुए थे उसको उजागर करने में काफी अहम रोल इनका था। तो इन्होंने एक सरकार से एक रिक्वेस्ट की कि हम जो आपने जो सोशल मीडिया एप्स को बैन किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो सरकार ने उनको परमिशन दे दिया, और एक जगह जो है उसको तय की गई कि आप यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जो ये हामी नेपाल का एनजीओ है, उसने जितने भी जेएनजी हैं और जितने भी नेपाली यूथ हैं उन सबसे आग्रह किया कि आप लोग यूनिफॉर्म में आइए, अपने स्कूल के यूनिफॉर्म्स में आइए, अपने बैग्स लेके आइए, और इस जगह पे आप लोगों को प्रदर्शन करना है। यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है सोशल मीडिया ऐप बैन के खिलाफ। तो वहां पे जो वहां की जो जनता थी, जो वहां के जेएनजी हैं और जो वहां के जो यंगस्टर्स हैं, इतनी भारी मात्रा में पहुंच गए, जो कि सरकार को भी नहीं लगता था कि इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इतनी भारी मात्रा में यंगस्टर्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और धीरे धीरे भीड़ जो है बेकाबू होने लगी, भीड़ बेकाबू होने लगी। उसके बाद से जो राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का जो निवास है, वहां पे जाके वो लोग आगजनी करने लगे और तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद से पुलिस या आर्मी जिसने भी उन पर फायरिंग शुरू की है, तो तय नहीं है कि आखिर फायरिंग किसने की। फायरिंग में वहां के लगभग 30 युवाओं की डेथ हो जाती है और हजारों हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद से जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है, और वहां की जो जनता है, अब उस जनता ने किया या किसने किया ये तो साफ नहीं है। वहां पे एक जो होटल है, 5 स्टार होटल है, उसमें आग लगा देते हैं। प्रधानमंत्री हाउस है, वहां पे आग लगा देते हैं, वहां पे तोड़फोड़ होती है। राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ होती है। केपी शर्मा ओली जो है, अभी जो ज्ञात समाचार है उसके अनुसार वो नेपाल छोड़ के दुबई जा चुके हैं। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने दौड़ा के मारा है, वहां के होम मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं केपी। और वहां पे अभी कोई सरकार नहीं है नेपाल में, और नेपाल में जो इस तरह की हिंसा भड़की है, वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल तो दिख रहा है कि जिस तरह से हिंसा जो है मंगलवार को भड़की थी, उससे अब काफी कंट्रोल है। पर नेपाल की में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे और भी कारण है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट का जो मुख्य मुद्दा था वो था रोहिंग्या और वहां पे जो बांग्लादेशी है उनको भगाने के लिए, और नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित करने के लिए। ये भी एक मूवमेंट वहां पे हुआ था, जिसको
लोगों ने नकार दिया था और उस मूवमेंट में जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी पोस्टर्स भी लहराए गए थे। और इसके जो नेपाल को जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मांग थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था। एक तरह से वहां के जो लोकल लोग हैं उनका कहना ये भी था कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है उनको नेपाल में बसाया जा रहा है। और अभी की जो केपी शर्मा ओली सरकार है वो जो है अपने आप को सेकुलर कहती है और सेकुलरिज्म का तगमा अपने ऊपर लगाने के लिए वो इस तरह के कार्य कर रही है। तो इससे भी जो वहां के लोग थे काफी सरकार से नाराज थे, गुस्सा थे। तो ये थी कुछ मुख्य मुद्दे जो कि नेपाल में जो हिंसा भड़की है उसको लेके। आशा है आप लोगों को मेरी जो ये आज की प्रस्तुति है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगले मिलता हूं मैं बहुत जल्द आप लोगों से फिर ऐसे ही किसी अंक में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।